बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल देता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। 8434751718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, इस वीक कोई ख़ास अपडेट तो नहीं है, लेकिन चंद पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। पहली तो है इमिग्रेशन एमनेस्टी के ऊपर। अक्सर मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि कामरान भाई, एमनेस्टी कब आ रही है, हम कब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, प्लीज़ इस पर थोड़ी सी आप रहनुमाई डालें। मैंने सोचा कि आज इस पर थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले साल में, 2 सालों में, बल्कि पिछले 3-4 सालों में जो हमारी गवर्नमेंट है, दी कंजर्वेटिव्स, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सख्ती बढ़ा दी है। बार बार ये ज़िक्र करते रहते हैं कि हम माइग्रेंट्स को कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो माइग्रेंट बोट्स हैं उनको हम रोकें, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि ये सख्ती करते हैं उन माइग्रेंट्स के साथ जो यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको भी ये स्टेटस नहीं देते। अगर आप एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आपको यहाँ हो गया 7-8 साल और आपके पास कोई ऐसे ख़ास वजूहत नहीं है, आपको वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब देखें, जो अभी गवर्नमेंट है, कंजर्वेटिव्स, टोरी पार्टी, इनका मुद्दा ये है कि हम माइग्रेशन को हमेशा कम करेंगे और वीज़े नहीं देंगे। इन अ नटशेल, ये खोल के ये नहीं कहते, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज़ होती है हमेशा शुरू से, सदियों से, ये जब भी पावर में आती हैं, ये 2 चीज़ें करती हैं, याद रखें। एक तो ये टैक्स को कम कर देती हैं, जो अमीर होता है वो ज़्यादा अमीर हो जाता है, और माइग्रेशन, जो इमिग्रेशन होता है, उसको वो कम करने की कोशिश करती है। अभी जो टोरी पार्टी है, वो अगर आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आप देखेंगे कि या ज़्यादातर ये आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये गवर्नमेंट के पोल्स देखें, ये हमें बता रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन होता है या साल बाद होता है, लेबर जो गवर्नमेंट है वो आ जाएगी इन पावर। अब इन जो लेबर गवर्नमेंट है वो हमेशा 2 चीज़ें करती है। गरीब को वो मदद करती है, किस तरह? वो बेनिफिट्स बढ़ा देती हैं, वो पब्लिक स्पेंडिंग में पैसे ज़्यादा खर्च करती है, स्कूलों में, अस्पतालों में, और वो टैक्स को वो बढ़ा देती है। जैसे कि टोरी पार्टी उसको कम कर देती है, ये बढ़ा देते हैं, अमीर को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और फिर ये गरीबों पर खर्च करते हैं। अब जो लेबर पार्टी है, इन्होंने अभी तक तो खुल के ये नहीं कहा कि हम कोई एमनेस्टी लेके आएंगे, लेकिन अगर ये पावर में आ जाती है, जो मोस्ट लाइकली है इन 2025, लेटेस्ट ये इलेक्शन हो सकता है, फिर मुझे उम्मीद है कि माइग्रेंट्स के लिए ज़रूर कोई नरमी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक एमनेस्टी आ जाएगी और हज़ारों लोगों को ये वीज़ाज़ दे देंगे, लेकिन मुझे ये ज़रूर उम्मीद है कोई ऐसी पॉलिसी आ जाएगी या कोई ऐसा रूल आ जाएगा जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये शायद 14 ईयर रूल को वापस ले आएँ, या कोई ऐसा 10 ईयर रूल ले आएँ, जिस तरह ये माइग्रेशन नंबर्स को, इल्लीगल माइग्रेंट्स को, नंबर्स को वो कम कर सके। अभी मेरी एडवाइस उन बहन भाइयों से ये होगी जो ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, कि अपने आप को पहले आप महफूज रखें। उसका क्या ये मतलब है कि आजकल हम देख रहे हैं कि इमिग्रेशन रेड्स हो रही हैं, लोगों को डिटेन किया जा रहा है। फर्स्ट थिंग, मेक श्योर कि आपने एक एप्लीकेशन सबमिट की हुई है होम ऑफिस में। जो भी आपके ग्राउंड्स हैं, जो भी आपके रीजंस हैं यहाँ रहने के लिए, वो आप लिखें एप्लीकेशन में, अपने सॉलिसिटर को बताएं और वो फिर आगे होम ऑफिस को भेजें। और ये जो 1.5 साल है, ये आप कोशिश करें कि ये आप इससे गुजर जाएं, और उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद होगी कि एक अच्छी पॉलिसी आएगी माइग्रेंट्स के लिए। उससे पहले आई डोंट थिंक कोई ऐसी एमनेस्टी ये गवर्नमेंट लेके आएगी जहां लोगों को फ़ायदा होगा। और उसकी मेन वजह ये भी है कि अगर आज वो एक एमनेस्टी ले भी आते हैं, या माइग्रेंट्स नंबर्स को वो कम कर देते हैं, या वीज़ाज़ ज़्यादा इशू कर देते हैं, फिर जब ये नेक्स्ट इलेक्शन होगा,
फिर जो वोटर्स हैं वो और गुस्से हो जाएंगे टोरी पार्टी के साथ और उनको वोट्स नहीं देंगे। सो वोट्स के लिए ये माइग्रेंट्स के साथ सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि देखें जो माइग्रेंट्स हैं ज़्यादातर तो वो वोट नहीं कर सकते। सो अगर हम उनके साथ सख्ती करते हमें क्या नुकसान होगा, हमारी जो आवाम है वो तो खुश होगी। सो इस तरह ये जानबूझ के हम माइग्रेंट्स को तंग करते। सो मेन चीज़ मेरे लिए आपके लिए ये है कि उम्मीद रखें, हैव होप। वो दिन दूर नहीं है कि गवर्नमेंट चली जाएगी और लेबर आ जाएगी वापस, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम देखेंगे कि इस पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस आएंगी। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, क्या हाल है? ठीक है जी ठीक ठाक मेरे भाई, आप सुनाए? ठीक है शुक्र अल्लाह का। कामरान भाई, क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी जी फरमाइए। कि मैं और मेरी फैमिली जो है ना, हम FLRFP की दूसरी एक्सटेंशन पे हैं, जी जी जो फैमिली प्राइवेट लाइफ वीजा है। ठीक है। और जो मेरे बच्चे हैं वो सारे जो है ना वो UK से बाहर बॉर्न हुए थे, लेकिन अभी उनको जो है ना वो 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया इस कंट्री में। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये जो क्या मैं अपने बच्चों के लिए जो ये जो रजिस्ट्रेशन होती है, डिस्क्रिशनरी रजिस्ट्रेशन, उस पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मुझे मिल सकता है ये बच्चों को ये जो है नेशनैलिटी इस चीज के ऊपर? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। कुछ आपने मुझे बताया कि आप अभी 2.5 साल के रूट पर, 10 ईयर रूट पर है, आपको दूसरी एक्सटेंशन मिल गई हुई है, और आपके जो बच्चे थे वो बाहर पैदा हुए थे, और अगर आप उनको ब्रिटिश नेशनल रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के लिए ऑन अ डिस्क्रिशनरी बेसिस कि उनको नेशनलिटी इशू की जाए। में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि एक दफ़ा एक सॉलिसिटर के पास जाके आप ज़रूर मिल लें, और वो आपको फिर सही तरह एक्सप्लेन कर सकता है कि किस तरह वो एप्लीकेशन को तैयार करना चाहिए कि वो कामयाब हो। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, Hello. यू लाइव ऑन एयर। Hi. Can you hear me? जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी, फरमाइए मेरे भाई। भाई मेरा ना ह्यूमन राइट्स का मसला है। वो 20 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं मिल रहा 20 साल से ना। जी जी तो 20 years living here in UK, different parts, but I couldn't find any record. So can you help me like that? So you've been living here for 20 years, and have you made an application in that time? Can you please care to elaborate? Yes, I done one application, but it was refused in 2010. Right, and what was the reasons for And that? is different reasons. This is not valid application, and it is Okay. they are not satisfied. Right, so when did you enter the UK? I first came 2000, then go back, then 2001, then I think When I was your don't know, last I entry don't- into the UK? maybe 2001, maybe 2003. Okay, so let's say it was 2003, okay? Yeah. Right, so you've been here, living here continuously since 2003. You've completed 20 years, Yeah. right? More So, than yeah. now, if I was devil's advocate and I said to you as the Home Office, prove that you've been living here 20 years, can you prove that to me? Yeah. How? Like I live different places, and I know too many people Right, who knows me, okay, and my friends, and got some relatives as well. okay. So they know like I'm living here, and like this. And I think since 2003 I got a driving license as well. Nice, So nice. my UK driving license is valid from Okay, 2003. so it looks like you have substantial evidence that you have been living in the UK. So what's stopping you from making an application? I think it's time you make an application. Need to make an application, yeah. You do, yeah.
Okay, so you live in London. Have you got any branch in Scotland? No, I don't. No. You'll have to make the journey from Scotland to London, and I'll be happy to help. Yeah. I first 10 years I live in London. Then I moved to Birmingham. 4 or 5 years I live in Birmingham. Right. And then again I moved in London. 1-2 years lived in London, and then I moved to Scotland. So Right. last 4 years I'm living in Scotland. Right. So my advice for you would be today, if you're watching the show and Uh-huh. everyone else, if you've lived here for 20 years, you've got the evidence Yeah. there, you've got to make an application. It's the old cliche, isn't it? If you don't buy a ticket, you can't win the lottery. जब तक आप Yeah, टिकट yeah. नहीं खरीदेंगे आप लॉटरी नहीं जीत सकते. सो जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे आपको वीजा तो नहीं मिलेगा ना. जी. ठीक है ना. सो आपने अब चलें. सोलिसिटर से मिलना है. इंशाल्लाह एप्लीकेशन सबमिट करें. मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको वीजा इशू कर देगी. ठीक है जी. चल इंशाल्लाह. तो एक और चीज पूछनी थी कि जी. बस एनएचएस रिकॉर्ड का ना, मैंने एनएचएस ऐप डाउनलोड किया है, वो मुझे ना 2018 से शो कर रही है. 2000 देखिए. लेकिन मैं जी. देखिए ये जो है ना आपका केस. जी. देखिए जाहिर सी बात है आपके पास काफ़ी एविडेंस होगी. ठीक है. कोई 2018 से होगी, कोई 2015 से होगी, कोई 2010 से होगी. मेन चीज़ ये है कि एक सोलिसिटर के पास जाएं, उसको सारी एविडेंस दिखाएं. ये मेरे पास है, और उससे मशवरा लें कि देखें हमें क्या करना चाहिए. मैंने वो एसआरयू रिपोर्ट मंगवाई थी, तो ठीक है. उनके रिकॉर्ड में ना उस मेरे पास पड़ी है वो ना 203. उनके ठीक है. रिकॉर्ड में मुझे ना 2001 के बाद से ना कोई वीजा ही नहीं मिला. ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. सो जैसे मैंने भाई को अर्ज़ किया है इंग्लिश में और उर्दू में भी कि इनको यहाँ 20 साल हो गए रहते हुए. अब मेन चीज़ ये इन्होंने करनी है कि इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करनी है. जब तक आप एप्लीकेशन नहीं सबमिट करेंगे होम ऑफिस आपको वीज़ा नहीं इशू करेगी. एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले इन्होंने ये मेक श्योर करना है कि इनके जो 20 साल हैं वो कंप्लीट है, इनके पास एविडेंस है. जितनी भी एविडेंस ये पेश कर सकते हैं इनको एप्लीकेशन के साथ लगानी चाहिए. सो सोलिसिटर से मिल लें. आई विश यू ऑल द बेस्ट. मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको वीज़ा इशू कर देगी. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. हेलो. हेलो, यू लाइव ऑन एयर. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कामरान भाई कैसे हैं? ठीक हैं जी मैं ठीक ठाक हूँ. आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. गर्मी एंजॉय कर रहे हैं आज या नहीं? बस मैं थोड़ा एंजॉय नहीं कर रहा, थोड़ा अपसेट हूँ. ओहो, क्यों? अपसेट इसलिए हूँ कि मेरी एप्लीकेशन जानी थी 10 जून से पहले. अच्छा. तो मैंने आपसे बड़ी कोशिश की. आपका एक लैंडलाइन नंबर था मेरे पास. मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ. अच्छा. कि मेरा किसी तरीके से आपसे कोई कांटेक्ट हो जाए. आपको ईमेल भी छोड़ी, आपको वॉइस अच्छा. भी छोड़ी, लेकिन कोई राब्ता नहीं आपसे ना हो सका मेरा. सॉरी. अच्छा. जी. तो चूंकि मेरी नॉर्मल 10 इयर्स रूट पे एक्सटेंशन थी, मैं लोकल एक सोलिसिटर फर्म से मिला, उनको 1500 पाउंड फीस दी ओह और सॉरी. 800 पाउंड प्रायोरिटी भी मैंने पे की. ओहो. जी. तो उन्होंने यार कोई फॉर्म में ना मिस्टेक्स कर दी हैं. जैसे उसमें क्वेश्चन है फॉर्म में कि कहाँ से वेयर डू यू स्टार्ट योर लाइफ विद योर पार्टनर इन यूके, तो अपने सोलिसिटर फर्म का एड्रेस नीचे लिख रहे हैं. ठीक अच्छा. है. फिर उसमें फॉर्म में क्वेश्चन था कि यू फाइनेंशियली सपोर्टिंग टू योर पार्टनर, वो लिख अच्छा. रहे हैं नो. मतलब कि ना काफी ज्यादा उन्होंने मेरे अच्छा, फॉर्म मुझे में ये मिस्टेक्स बताएं ये एप्लीकेशन तो आपने सबमिट कर दी प्रायोरिटी सर्विस पर. अब जवाब क्या आया है? जवाब आया उसका. उन्होंने कहा जी अनफॉर्चुनेटली ईमेल आया वाह. कि हम आपका जो है ना वो फर्दर इंक्वायरी रिक्वायर्ड है, हम आपका डिले कर रहे हैं. ठीक अच्छा. है. ये एक्सटेंशन थी? एक्सटेंशन थी 10 इयर्स रूट पे और आखिरी एक्सटेंशन थी. और मतलब कि एक्सटेंशन में भी मुझे 10 महीने का ही वीजा चाहिए था मेरे 10 साल के रूट को कंप्लीट करने अच्छा. के लिए. देखिए मेरी बात सुने ना. मेन मिस्टेक्स उन्होंने क्या की हैं कि आप पार्टनर के साथ रहते हैं या नहीं, या क्या किया, क्या गलतियां की हैं उन्होंने? कुछ आपको पता है, जब वकील इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं वो बताते थोड़ी ना है कि क्या उन्होंने किया. जी. लेकिन लकीली वो मेरे पास ना वो फॉर्म मैंने ईमेल मंगवा लिया जो उन्होंने मेरा फिल अच्छा. किया था, ठीक है. वो मेरे पास है.
ठीक है। ठीक है। उसके बाद होम ऑफिस ने ना उन्होंने बड़ा कोशिश की है कोई कवर अप हो जाए, लेकिन या उन्होंने ना मुझे इंटरव्यू कॉल कर दी है, ओह ठीक है, विद गॉड। माय स्पाउस। मुझे माइंड नहीं है इंटरव्यू पे जाते हुए, क्योंकि मैंने इतने पैसे भरे हैं। मसला मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि फैमिली वेडिंग थी। जी जी ऑलरेडी मेरा बेबी टॉडलर और माय मिसेज जो है ना वो पाकिस्तान ट्रैवल कर चुके हैं। राइट इंटरव्यू कॉल इन्होंने मुझे की है 15th ऑफ जून, ठीक है, और मेरी मिसेज और बच्चा ट्रैवल कर गए हैं 14th ऑफ जून। ठीक है। सो वापस कब आ रहे हैं वो आ रहे हैं। अब यही तो प्रॉब्लम है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैंने इनके साथ ट्रैवल करना था। इन्होंने तो अगस्त में आना है, जाके गर्मियों की छुट्टियों में एंड जी होता है जी जब। ठीक है। तो उसकी रिटर्न जो थी फॉर द टाइम हमने जो है ना 15 जुलाई की थी। होम ऑफिस ने मुझे जो रिसेंट ईमेल दोबारा भेजी है वो यही कहा है उन्होंने कि अगर तुम्हारी वाइफ 15 को आती है तो हम 17 के किसी वीक में इंटरव्यू कर लेंगे। ठीक है। फिर मैंने उन्हें जी जी ईमेल करवाया वकील से कि आप इसे लिखें कि मुझे काम शाम भी मेरा बंद है, वो शेयर कोड बंद हो गया, उससे मेरा कुछ भी ना मेरा कोई काम मैं कर जी सकता हूँ जी कोई, और ना ही मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। अब बच्चे हैं, इनकी टिकटें हैं। ठीक है। वो उन्होंने लिखा है उनसे कि उसको कोई एक्ट के मुताबिक दें, कोई राइट ऑफ वर्क और नहीं ये नहीं वो। देखें उसके बाद कोई रिप्लाई देखिए नहीं मैं होम ऑफिस मैं का। आपको बताता हूँ इस सब मसले का हल। आपकी जो वर्क परमिशन है वो अभी भी चल रही है। शेयर कोड आपको अच्छा नहीं मिलेगा। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं ना, उनको आप कह दें कि जी ये मेरा रेफरेंस नंबर है, ये आप एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस के ज़रिए चेक कर लें, आपको कन्फर्मेशन आ जाएगी चंद दिन बाद कि मैं काम कर सकता हूँ। ये तो पहला पहला ठीक इशू है। हो गया, ठीक है। अब जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे जब आपकी वाइफ वापस आएगी। ठीक है। मुझे पता है आप मेरे से भी नाराज़ हैं, लेकिन आप ज़रूर ये कसम से करें। यकीन करें, अगर आप अपनी ईमेल चेक करें ना तो मैंने आई डोंट माइंड टू ट्रैवल मैनचेस्टर टू लंदन यार, सही मेरा बड़ा कहते हैं आप। इम्पोर्टेंट। नहीं मैं आप बड़ा, सही कहते क्योंकि हैं, यू नो मैं व्हाट, आई एम करना भी सॉरी। प्रायोरिटी चाह रहा था ना, मैं पाकिस्तान ट्रैवल करना चाह रहा था, जी मेरी जी सिस्टर की वेडिंग है यार। नहीं नहीं मैं आपसे ऑन एयर माफ़ी मांगता हूँ कि ज़ाहिर सी बात है आपने मुझे से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, वो मिस हो गई है मुझसे, आई एम सॉरी। जी। आप ये करें कि वो जो रिफ्यूज़ल है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सैयद हसन अब्बास। सैयद हसन अब्बास। आप क्या करें, जो आपकी एप्लीकेशन की कॉपी है वो आप मुझे ईमेल करें, ठीक है? ठीक है। उसको मैं पढ़ूँगा और फिर इंशाल्लाह हम आपसे मैं राब्ता करूँगा, आप नंबर भी लिखिएगा और इंशाल्लाह इसको हम गो थ्रू करेंगे, आपको ऑफ़िस भी बुलाएँगे। अगर हो सके आप अपनी वाइफ़ को थोड़ा-सा जल्दी बुला लें वापस पाकिस्तान से, तैयारी भी हो जाए आपकी, ठीक है? और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफ़िस आपको वीज़ा इश्यू कर देगी, डोंट वरी, ठीक है ना? जी ठीक है। मैं आपको ना वो जो भी उनके रिप्लाईज और हमारी और जो भी कन्वर्सेशन है होम ऑफिस जी, से जी। वो, और जो फॉर्म था लेकिन वो मैं आपको कवर ठीक है, नोट वाला कार्ड। जी, जी, एक और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक नया नंबर हमने रखा है 07818 100 100, उस पर अगर आप कॉल करें ना, हमारी जो रिसेप्शनिस्ट है, वो अब सारे आप कॉल्स अटेंड यकीन करती है। करें, मुझे इस बात पे इतना गुस्सा आया कि जब मुझे ये नंबर ना 2-3 दिन पहले मिला है, एक अच्छा। लेडी ने ना फोन उठाया है। जी, मैंने जी। उससे ये कहा है कि आपने पहले क्यों नहीं फोन उठाया मेरा, मैं फंस गया हूँ। अब आपने फोन उठा लिया, मैंने चेक किया वो नंबर चल रहा है अब आपका। सही कह रहे हैं, ठीक है। सॉरी। ये दो जिस दिन मुझे होम ऑफिस का ये इंटरव्यू कॉल का है उस दिन मैं बड़ा गुस्से में था ना, और आप हुँ। पे भी गुस्से में था। तो हुँ, मैंने फिर आपका वो नंबर जो है ना वो ट्राई किया, एक नया नंबर जो आपका अभी जी, चला है, जी। लेकिन उस पे कॉल आंसर हुई है, नहीं, नहीं आपकी बात यही आप है। सही कहते हैं, गुस्सा बनता है मेरे साथ, ठीक है, लेकिन लेकिन मैं इंशाल्लाह शौक ये था यार, मैं इसलिए ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा कि कम से कम ईमेल तो आप रिप्लाई करते ना यार। दरअसल मैं आपको बात बताऊँ ऑनेस्टली, राइट? ये ऑन एयर हम बात कर रहे हैं और इसको हम एडिट नहीं कर रहे इस प्रोग्राम को। दरअसल होता ये है भाईजान कि ना तकरीबन 30 तो लेके 40 ईमेल्स दिन की आती हैं। सो आप समझ वीक जी में जी। 200 ईमेल्स आ जाती हैं। उन सबको रिप्लाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। सो ये इसलिए वो मिस हो जाती हैं। लेकिन दिल से मैं आपको माफ़ी माँगता हूँ कि आपको ये इश्यू हुआ है अब एंड आप आई देखें कि एक बंदे के साथ ये कितना जुल्म है कि बंदा जी, जी। प्रायोरिटी नहीं लेकिन पे कर इंशाल्लाह रहा है, देखें थोड़ी सी देखें छुट्टी पे कर आप रहा है। अभी राब्ता करें। इंशाल्लाह आपके लिए ना बेहतर करेंगे और आपको ज़रूर ये इंडेफिनिट दिलवाएँगे। ठीक है ना? ये मेरा इंशाल्लाह वादा है आपसे। इंशाल्लाह। ओके जी, ऑल द ठीक। बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। आप सब बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नंबर हमने रखा हुआ है 078 18 100 100।
उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर बहुत ही इमरजेंसी हो, जैसे कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, आपकी एक्सटेंशन ड्यू है, आप ऑफिस आ जाया करें। मंडे टू फ्राइडे हम वहाँ बैठे होते हैं फ्रॉम 9 till 5, मंडे टू थर्सडे। फ्राइडेज़ को हम खोलते हैं 11 o'clock से लेके 4 बजे तक। सो अगर बहुत ही इमरजेंसी हो, बगैर अपॉइंटमेंट लेकर आप आ जाएं, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू फॉर कॉल। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बात करनी है वालेकुम कामरान सलाम। साहब से। कि मैंने बात करनी है कामरान साहब से। जी जी, कामरान साहब बात कर रहे हैं। जी फरमाइए मेरे भाई। अच्छा, वो मैं असल में मैं आपका जो लास्ट वीक वाला शो देखा तो आप ऑनलाइन भी हुए। मैंने कहा चलो कॉल मिला लेता हूँ। अच्छा तो मेरा सवाल ये था कि एक तो मैंने एक वीडियो देखा है अभी कि जो मिस्टर गुल नवाज हैं वो बता रहे हैं कि जो आपका 10 ईयर के रूट पे है ना आप, राइट, तो गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी निकाली है कि आप अगर 10 ईयर प्राइवेट फैमिली के रूट पे हैं तो आप 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट। राइट। अच्छा, ये वीडियो कब निकली है? ये वीडियो मैंने आज ही मुझे मेरे दोस्त ने भेजी है। लेकिन कब देखी? ये वो कब मेरे ख्याल पब्लिश में हुई ये थी सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया पर मुझे लगता है कि 1 मिनट मैं अभी देखता हूँ ये वाली। उसकी डेट क्या है? ये कल ही हुई है। अरफान और लाख जो है ना फेसबुक पे, राइट, तो 92 के मेरे ख्याल दुनिया न्यूज़ के हैं वो, उन्होंने कल ही अपने फेसबुक पे लगाई है। ठीक है। और हाँ जी, तो दूसरा इसके बारे में मुझे बता दें कि ये क्या है। और मैंने ये भी सुना है कि आप अगर 2.5 साल की एक्सटेंशन अगर आप की जगह 5 साल की भी अकेले एकदम करवा सकते हैं, क्योंकि मैं 10 साल के रूट में हूँ। आपकी एज कितनी है? मेरी 37। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। और एक और सवाल वो जी। मेरा ये सवाल है कि ये जो मैंने फेसबुक पे जो काफ़ी जो हमारे सोलिसिटर हैं वो जैसे बताते हैं ना कि हमारा जो है ना ये वाले वीज़े लगे हैं, तो मोस्ट जो प्राइवेट लाइफ के वीज़े ना वो उन पर लिखा होता है कि 10 साल का ना रूट है, लिखे होते हैं कि आपको हम 10 साल के लिए। मुझे जो उन्होंने लेटर भेजा था होम ऑफिस वाले ने सोलिसिटर के जरिए, उसमें उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ 10 ईयर का, उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ कि हम आपको स्टे दे रहे हैं आर्टिकल 8 का प्राइवेट लाइफ पे। तो ये 2024 तक है। ये कब वीज़ा मिला आपको? मुझे मिला है तकरीबन कोई 1.5 साल हो गए, 1 साल रहता है। ठीक है, सितंबर 2024 में मेरा खत्म होगा ना पहला एक्सटेंशन। और ठीक है। और जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा कि वो जो आप जल्दी वीज़ा हासिल कर सकते हैं इंडेफिनिट लेकर 2.5 साल 10 ईयर रूट पर और 2.5 साल 5 ईयर रूट पर, उसका आपने अपने सिस्टर से पूछा है? जी नहीं, मेरा सोलिसिटर तो वो है ना, वो तो बात नहीं करेगा इस बारे पे, क्योंकि वो तो फोन भी नहीं उठाएगा। वो पहले था मेरा सोलिसिटर, अब नहीं है वो। अच्छा, अब वो गुस्से हो गया आपके साथ? नहीं, वो क्या नाम है, वो दूसरे वाला क्या उसको बोलते हैं, लीगल एड, वो फंडेड वाला था ना। क्या अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। राइट, जहाँ तक आपका ये पहला सवाल है कि अगर आप 2.5 साल 10 ईयर रूट पर करें और फिर आप 2.5 साल करें ऑन द 5 ईयर रूट, उसको कंबाइन करके आप अपनी इंडेफिनिट हासिल कर सकते हैं या नहीं। नाउ मेरा जो जवाब है वो है नहीं, और इसकी वजह भी मैं बताता हूँ, और हो सकता है मैं गलत भी हूँ। राइट, सो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आप कोई शख्स मुझे कॉल करे और मुझे बताए कि जी नहीं, मैंने तो ये इंडेफिनिट ले ली है, एंड आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग। मैं चाहूँगा कि कोई बंदा मुझे कॉल करे नेक्स्ट वीक या आज भी और कह दे कि जी हाँ, मैंने 10 ईयर रूट पर 2.5 साल किए थे और फिर मैंने अगली एक्सटेंशन 5 ईयर रूट पर ली और मुझे इंडेफिनिट मिल गई है। बट मैं आपको अपनी रीजनिंग बताता हूँ। अगर साल पहले प्राइवेट लाइफ के रूल्स निकले थे इन जून 2022, और उन रूल्स में लिखा हुआ था कि अगर आपने कोई भी टाइम गुजारा है, फॉर एग्जांपल अंडर प्राइवेट, अगर आपने गुजारा अंडर फैमिली लाइफ
या कोई भी और रूट पर जब आप अप्लाई करेंगे अंडर प्राइवेट लाइफ रूट, वो जो टाइम पीरियड है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके जो 10 years हैं वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि मैं था 16 years old और मुझे वीज़ा मिला है एज ए डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट अंडर फैमिली लाइफ। अब मैं हो गया ओवर 18, मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यूके में गुजार ली है, सो आई कैन अप्लाई फॉर द 18 to 25 कंसेशन जो आता है अंडर द प्राइवेट लाइफ रूट, जो उन्होंने नया अपेंडिक्स बनाया था पिछले गर्मियाँ। सो अब मैंने 2.5 साल एज अ डिपेंडेंट गुजारे एज माई पेरेंट अंडर माई पेरेंट्स, एंड अब मैं 2.5 साल गुजारता हूँ अंडर द प्राइवेट लाइफ रूट। वो 2.5 और जो पहले 2.5 साल मुझे मिले थे उसको कंबाइन करके मैं अपनी इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ आफ्टर 5 years। नाइस एंड सिंपल। अगर आप वो रूल्स देखें उसमें अपेंडिक्स FM का जिक्र नहीं है। सो जब आप अप्लाई करते हैं अंडर द 5 year रूट, आपका जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर होता है अंडर अपेंडिक्स FM। सो उसको तो उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। सो दिस इज माय रीजनिंग, ठीक है। अब जब होम ऑफिस ने पिछले साल ये चेंजेस थोड़े से किए थे जून में, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप 2.5 साल 10 year रूट पर करते हैं, फिर आप 5 year रूट पर स्विच करते हैं, आपकी जो टाइम पीरियड क्लॉक है लॉन्ग रेजिडेंस की वो दोबारा नहीं शुरू होती। सो पहले क्या होता था, एज absurd एज दिस इज, कि आपका जो क्लॉक पीरियड था ना वो दोबारा शुरू हो जाता था। सो उसको उन्होंने कर दिया है कि नहीं, इट कैन स्टिल कैरी ऑन। पर वो तो वैसे ही था क्योंकि पहले आप लॉन्ग रेजिडेंस पर भी आप अप्लाई कर सकते थे। 10 साल मेरे पूरे हो गए, आपने इंडेफिनिट हासिल कर ली। और जो आखिरी जो मेरी रीजनिंग है वो ये है कि अगर आप देखें रूल्स को अंडर अपेंडिक्स FM 5 year रूट, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने 60 months कंप्लीट करने हैं ऑन द 5 year रूट। सो ये नहीं है कि आप 2.5 साल कंप्लीट कर लेते हैं ऑन द 10 year रूट, फौरी तौर पर आप 5 year रूट पर बाद में स्विच कर लेते हैं, 2.5 साल वहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। यू कैन कंबाइन दैट एंड आपको मिल गया इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सो आज तक तो मैंने कोई टेस्टिमनी नहीं देखी सोशल मीडिया पर जहाँ किसी ने कहा हो कि जी मैंने ये कंबाइन करके अपना इंडेफिनिट ले लिया है। अगेन हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है वो जो सॉलिसिटर्स लाइव ऑन न्यूज़ कह रहे हैं वो मुझसे बेहतर जानते हैं एंड मुझसे कोई इस इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी गलती हो रही है। बट फ़िलहाल मेरी जो ओपिनियन है कि आप वो टाइम पीरियड नहीं कंबाइन कर सकते। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, you're live on air. Yes, my name is Hassan Yunus. Okay, how can I help? Can I? Yeah, okay. I have 2 quick questions, please. मेरा refugee status 2 जुलाई को थोड़ा सा प्लीज ऊंचा बोले मेरे भाई। जी, मेरा refugee status 2 जुलाई को एक्सपायर होना है, तो मैंने अप्लाई किया और सेट की एप्लीकेशन अप्लाई की है। तो उसके टाइमलाइन क्या होगी ये पूछना है मैंने एक। ठीक है। एक और सवाल है, जब मैं काम करता हूँ सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ नाइट शिफ्ट पे, तो उधर जो है ना मुझे थोड़ी उधर ट्रबल है। वो मेरा सुपरवाइजर मुझे पसंद नहीं करता। उधर मैं अकेला पाकिस्तानी हूँ, तो वो जी उसके पता नहीं कोई पाकिस्तानी से डिसलाइकिंग है। उसने जो है ना, मैं चुप रहता हूँ अक्सर, मुझे डिप्रेशन है, तो उसने एंटी टेररिस्ट पुलिस को कॉल करके ना तो कहा कि ये बंदा दहशतगर्द है। तो पुलिस मेरे घर पे आई है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम्हारा से कोई तलक नहीं है। तो इस बात को 3 साल गुजर गए हैं, तो इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट तो नहीं होगा ये जो रेफ्यूजी स्टेटस नहीं, जो वो दहशतगर्द का इल्ज़ाम इसने लगाया था आपके ख़िलाफ़, उस पर होम ऑफिस ने या पुलिस ने चार्जेस प्रेस किए थे या ड्रॉप कर दिए थे, क्या हुआ था? मैंने तो पुलिस को कहा था ये हेट क्राइम है, इसने सिर्फ मुझे पाकिस्तानी होने फिर उन्होंने उसके बाद कार्रवाई को स्टॉप कर दी थी या क्या हुआ था? कोर्ट आपको कोर्ट लेके गए थे या इस तरह का कुछ हुआ था वाकयात? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। पुलिस कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि जो
सेट पी के जो इंडेफिनिट एप्लीकेशंस हैं, ये कितना टाइम लग रहे हैं? मेरे एक्सपीरियंस में आजकल विदिन 3 to 4 मंथ्स में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जवाब आ जाएगा। हमारा एक क्लाइंट था, उसका जवाब आया है लास्ट वीक 3 माह बाद। सो मुझे उम्मीद है विदिन 3 to 4 मंथ्स में आपको जवाब मिल जाएगा जो होगा इंडेफिनिट टू रिमेन। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि किसी ने आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया था कि आप दहशतगर्द हैं, पुलिस आई थी आपको मिलने के लिए आपके घर। देखें, कोई भी बंदा आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगा सकता है। मैं कह सकता हूँ कि फ़लाँ शख्स दहशतगर्द है, फिर ज़ाहिर सी बात है पुलिस को अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ती है, उनको जाना पड़ता है उस बंदे के पास, सवाल पूछने पड़ते हैं। लेकिन अगर पुलिस आपको चार्ज नहीं करती या वो साबित नहीं करती कि आप वाकई इस चीज़ में शामिल हैं, फिर आपको डरने की, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इल्ज़ाम पर अगर कोई बंदा आपको इल्ज़ाम लगाता है, उस बेस पर होम ऑफिस आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो फिर हर शख्स ही कर देगा ना कि यार ये बंदा ये कर रहा है, वो बंदा वो कर रहा है। सो इस तरह नहीं होता। यू गॉट नथिंग टू वरी अबाउट। मुझे पूरी उम्मीद है कि विदिन 2 or 3 मंथ्स में होम ऑफिस आपको इंडेफिनिट ग्रांट कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, you're live on air. Looks like it's a bad line. Let's go to the next call, please. Hello, you're live on air. Hello. I can hear you. आपकी लाइन थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा सा हिलने की कोशिश करें मेरे भाई। जी कमरा भाई, मैं दूसरे कमरे में आ गया हूँ। जी, अब बेहतर है। जी, फरमाइए मेरे भाई। अच्छा, मैं कमरा में अदील बात कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में आपका लास्ट कॉलर था, अगर आपको याद हो। मैंने सालम के राइट टू वर्क के बारे में सवाल किया था आपसे। जी। अच्छा, वो ऐसा है कमरा में कि उन्होंने मुझे राइट टू वर्क तो नहीं दिया, बट मंडे वाले दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि थर्सडे को इंटरव्यू पे आ जाओ। तो ठीक है। वो मैं चला गया था इंटरव्यू पे। इवन इंटरव्यू पे भी उन्होंने मुझे बुला लिया स्कॉटलैंड। एड्रेस मेरा बर्मिंघम का था। ठीक है। तो मैं गया, इंटरव्यू देख के आ गया। सारा कुछ 4 घंटे का इंटरव्यू था। तो ऐसा है कि इंटरव्यू के आखिर में जो क्वेश्चन होता है कि कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर तुम बताना चाहते हो जी। तो उसमें उनको मैंने कहा कि अभी मेरे ज़हन में नहीं है कुछ भी। तो जो मुझे बताना चाहिए था उसके बाद वो मैंने बता नहीं सका उस टाइम पे। तो क्या मैं अभी उनको ऐड करा सकता हूँ? बिल्कुल आप करवा सकते हैं। यूजुअली होम ऑफिस आपको देती होती है 7 to 14 डेज, जहां आप एडिशनल एविडेंस भी भेज सकते हैं उनको, और उसको लेके वो कंसिडर भी कर सकती हैं। सो अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई एविडेंस है जो आप उनको देना चाहते हैं, वो भी आप उनको सेंड कर सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट बना के भेजना चाहते हैं कि ये भी चीज़ें हैं या ये भी वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उनका भी हवाला आप ज़रूर कर सकते हैं कि थ्रू अ स्टेटमेंट। ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है कमरान भाई, थैंक यू जी। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो यू लाइव ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारक भाई, आपसे एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। नहीं, आपने मेरा दिल तोड़ दिया ऑनेस्टली। ओ सॉरी। नहीं, देखिए ना, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋੜਤਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਤੀ ਨਾ बैक के मेरे शो ते। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋੜता है ਹੁਣ। सॉरी। तारिक भाई, अगर आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आपकी फ्री एडवर्टाइजिंग हुई है ऑन इमिग्रेशन विद कामरान। सो इट्स फ्री एडवर्टाइजिंग फॉर यू। यू ओwe मी वन। अच्छा जी, फरमाइए मेरे बहन। हमने अपनी पोती का ना वीजा अप्लाई किया हुआ था EU लॉ पे। जी तो ठीक है। कहने लगे कि ब्रेग्जिट हो गया, ये 2020 के बाद की पैदाइश है। अच्छा। उसके बाद हमने अपील कर दी ह्यूमन राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं मेरी बहन, जो आपकी ग्रैंड डॉटर है वो कहाँ पैदा हुई थी, पाकिस्तान में और यहाँ? जी पाकिस्तान में। ठीक है। वो अपील की है तो उसकी हियरिंग है 30 जून को। तो उसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। जो जिसने अपील की है हमारे वकील ने, वो भी कुछ कह रहा है ईद की छुट्टियां ये वो। उसने ईद अभी मनानी शुरू कर दी है। अभी तो 30 जून को है हियरिंग। अच्छा, और वो ईद मना रहा है अभी। ठीक है। मुझे ये बताएं कि बंडल उसने आपका तैयार किया है, उसने स्केलेटल आर्गुमेंट्स आपके तैयार किए हैं या नहीं? वो कह रहा है कि बंडल मैं तैयार करूंगा, पहले अगला मैं एक और वकील करूंगा जो ये केस लड़ता है।
मैं ये वो तो कहना बैरिस्टर चाहती होगा ना, ठीक है, वो तो मैंने उसकी बात हूँ। मान ली। लेकिन अगर 30 जून को हेयरिंग है, जो मेरे ख्याल में आई थिंक बुध के दिन बनता है, जुम्मे के दिन होगी। जुम्मे के दिन होगी। आपने बंडल तो तैयार किया होगा ना, उसमें होम ऑफिस ने भी अपने ग्राउंड सबमिट किए होंगे, वो आपने देखे हैं, पढ़े हैं? हमने नहीं देखे, जो हमसे उसने मांगे थे ना वो हमने उसे दे दिए। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता। और जो बच्ची का बाप है वो कहाँ रहता है? वो भी इधर ही है, लेकिन केस हमने किया है। केस आपने खुद किया है, ठीक है। देखिए मेरी बहन, टाइम हम बहुत सारी का फैमिली इधर है, जी सारी जी फैमिली इधर है। ठीक है। उसकी सो मामा अभी भी इधर है, मुझे उसकी ये सिस्टर बताएं भी कि इधर अभी है। आपने ह्यूमन राइट्स की अपील की है या सेटलमेंट स्कीम की अपील की हुई है? नो नो ह्यूमन राइट, वो तो होती नहीं थी ना। ठीक है, जी आप ये करें, टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है, किसी जी सलिसिटर के पास जाके अभी भी एक राय ले लें, और अपने बैरिस्टर जो अभी आगे वकील होगा जो लड़ेगा आपका केस, उससे भी एक दफ़ा मीटिंग कर लें फ्राइडे से पहले, जी ठीक है ना? आप कहाँ रहती हैं? मैनचेस्टर में। ठीक है, आप मैनचेस्टर कुछ में हेल्प माशाल्लाह कर काफ़ी सकते अच्छे वकील हैं। जल्दी से एक सलिसिटर के पास जाके एडवाइस ले लें, क्यों मैंने अक्सर आप ये देखा बता है। सकते हैं किसी के बारे में, या आप हेल्प कर सकते हैं इसमें हमारी। आप आ तो सकती हैं मेरे पास मिलने के लिए, बट आप ट्रैवल कर सकेंगी बिफोर फ्राइडे? मुझे नहीं पता अब। आप हेल्प कर सकते हैं इधर हमारी कुछ। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, देखिए लुक, मैं अपनी मशहूरी तो नहीं करना चाहता। बेस्ट चीज़ ये होगी, हियरिंग आपकी फ्राइडे है, बल्कि बजाय आप मेरे पास आएँ, आप अपने सलिसिटर के पास जाएँ, उनसे बात करें कि देखें क्या हमारे ग्राउंड्स हैं, हमारे स्टेटमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। आपकी ज़ाहिर सी बात एक स्टेटमेंट बनी होगी जहाँ आपके वो बयानात लिखे होंगे जिस पर आप रिलाई करेंगी, जिस पर केस लड़ा जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए उसमें क्या लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए, आपके बेटे को पता होना चाहिए उसमें क्या लिखा हुआ है, और उस पर आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। अगर आपको नहीं पता, अगर आप गलत जवाब देती हैं, आपका जो बेटा है वो कोई और जवाब देता है, फिर तो आपका केस सारा ख़राब हो जाएगा। सो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सलिसिटर के पास जाएं फ़ौरी तौर पर। अगर कल खुला है कल जाएं, अगर मंडे वो खुला होगा मंडे जाएं उसके पास, और उससे इन डिटेल मीटिंग करें 2-3 घंटों की कि यार अपील में क्या होगा, हमें किस तरह इस केस के लिए तैयारी करनी चाहिए, किस ग्राउंड्स पर हम इसको लड़ रहे हैं, क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं, और फिर ही जाके आप वो हेयरिंग पर जाएं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको, आपके ग्रैंड डॉटर को वो वीज़ा इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमरान भाई, मेरी आपके थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी। मैंने इसलिए दोबारा फ़ोन किया है, मुझे लगता है आपने मेरा सवाल से समझा नहीं है। ओके, गो अहेड। अच्छा, वो ये था कि वो जो बैरिस्टर थे ना गुल नवाज साहब, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको किसी और वीज़े में स्विच करना है। यही जो वीज़ा है ना, इसी वीज़े में आपने सिर्फ 5 साल पूरे करने, और 5 साल नहीं, के बाद इट्स नो दैट्स द थिंग। प्राइवेट लाइफ रूट पर देखें ना, मैं क्लियर कर दूं, आप लाइव ऑन एयर है। प्राइवेट लाइफ रूट पर कोई ऐसा रूट नहीं है जिस शख्स ने फॉर एग्जांपल उसने 20 साल रूट हासिल करके उसने प्राइवेट लाइफ पर उसको वीज़ा मिला है कि वो 5 ईयर रूट पर अपना वीज़ा स्विच कर सकता है, या 5 ईयर्स बाद वो इंडेफिनिट हासिल कर सकता है अंडर द प्राइवेट लाइफ रूट। अगर प्राइवेट लाइफ के अगर रूट्स हम देखें, वो हैं कि अगर आपकी एज बिटवीन 18 to 25 है, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी आपने यूके में गुजारी है, फिर आप 5 साल बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अंडर द प्राइवेट लाइफ रूट आप हासिल कर सकते हैं। और कौन लोग इससे फायदा उठा सकते हैं जानने। ठीक है ना? आपने मेरे ख्याल में उसकी क्लिप भी लगा दी है, वो तो मैं अभी नहीं देख सकता, बट मैं आपको ये क्लियर कर दूं। वो मेरे वैसे लग गया, वो वैसे लग गया। अच्छा, आप उसको देखते रहें। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि क्योंकि आपको 10 ईयर रूट पर उन्होंने लगाया हुआ है, आपकी एज है 38, राइट? अच्छा नेक्स्ट अच्छा चलो ठीक है। नहीं पूछ लें। नहीं अभी लगता तो मैं जरा नहीं पूछ सकता, लेकिन ये है ना कि दूसरा नंबर ये था ना कि जो ये जो ना एक्सटेंशन जो होती है 2.5 साल के बाद, या मैं 2.5 साल की जगह आप 5 साल भी करवा सकते हैं, लेकिन आप फीस ज़्यादा पे करनी है, ऐसा है कुछ? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए होती है जो 18 to 25 के होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ 5 ईयर वीज़ा।
प्राइवेट लाइफ रूट पर सर्टेन प्रोविजंस हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको लंबा वीज़ा चाहिए, लेकिन फिर आपको वो IHS फ़ीस जो होती है, होम ऑफिस की फ़ीस वो भरनी पड़ती है। सो काफ़ी वो महंगा पड़ जाता है। सो मेरे ख्याल में बेहतर यही होता है कि आप उसको 2.5 साल करके एक्सटेंड करते रहें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, लेट्स गो टू द लास्ट कॉल ऑफ द डे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं मेरे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने असलम किया हुआ और मेरा इंटरव्यू हो चुका है। 18 महीने हो गए मुझे इंतज़ार कर रहा हूँ, फैसले का अभी तक नहीं आया। और साथ मैंने अभी इनसे काम की इजाज़त भी मांगी हुई है, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। MP को भी मैंने ईमेल की थी, उन्होंने मुझे कहा आपकी ईमेल आ गई है, लेकिन अभी हम आपसे रब्ता करेंगे। ठीक है। और आपका तो सवाल? बस सवाल मेरा ये, मुझे क्या करना चाहिए? अभी 2 महीने हो गए मैंने जब इनसे कहा था कि मुझे काम की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मुझे 18 महीने हो गए। ठीक है। MP को आप कब मिले थे MP को? 2 मंथ्स पहले? नहीं, MP को मैं मिला नहीं, मैंने खाली उनको ईमेल भेजी है। अभी मुझे तकरीबन 2 वीक्स हो गए MP को ईमेल किए हुए। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मुझे पता है कि अक्सर जो हमारे असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए बहुत ही ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आपका जो केस है वो पेंडिंग होता है साल के लिए, 2 साल के लिए, और आप काम भी नहीं कर सकते। जिस तरह इस भाई ने अभी हमें कॉल की है, मेरी आपसे ये एडवाइस होगी कि 1 मंथ और वेट कर लें। मुझे उम्मीद है कि होम ऑफिस MP को जवाब दे देगी और इंशाल्लाह आपको राइट टू वर्क दे देंगे। जहाँ तक बात है आपके असाइलम केस की, अभी तक आपको जवाब नहीं मिला। अब देखें, आपने यहाँ तय करना है कि बेहतर है कि उसको ना पुश किया जाए क्योंकि आप काम कर सकें, या अगर आप उसको पुश कर देते हैं फिर ये भी हो सकता है आपको वो रिफ्यूज़ करते हैं, फिर आप अपील में चले जाएं, और अगर आपके अपील राइट्स डिसमिस हो जाते हैं फिर तो आपकी वर्क परमिशन तो ख़त्म हो जाएगी। सो अगेन, आप अपने सोलिसिटर से डिस्कस कर लें कि आपको वो पुश करना चाहिए या नहीं। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियंस। वो फिर आपको बता सकेगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के प्रोग्राम के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। जैसे आज एक शिकायत आई है कि एक भाई मुझे मिलना चाहते थे, वो मिल नहीं सके। लेकिन अगर आप वाकई मुझे मिलना चाहते हैं, हमारा एड्रेस है 139 क्रैमब्रुक रोड, इल्फर्ड, एसेक्स, IG1 4PU। जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है इल्फर्ड स्टेशन ऑन द एलिजाबेथ लाइन। अगर आप एक ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.kamranandcosolicitors.com। वहाँ जाके भी आप बुकिंग कर सकते हैं, या अगर आप इन पर्सन आना चाहते हैं और किसी से बात करना चाहते हैं और बुकिंग फ़ोन पर करना चाहते हैं, आप हमारी रिसेप्शनिस्ट को भी कॉल कर सकते हैं ऑन 078 18 100 100। नाज़रीन, नेक्स्ट वीक शो नहीं होगा, हम नेक्स्ट वीक छुट्टी ले रहे हैं। द वीक आफ्टर हम इंशाल्लाह शो करेंगे। सो नेक्स्ट वीक हम छुट्टी कर रहे हैं, कह लें ईद की छुट्टी हम कर लें, एंड द वीक आफ्टर हम वापस आएंगे और इंशाल्लाह ताला जो भी आपके सवालों के जवाब होंगे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ईद मुबारक इन एडवांस। अस्सलाम वालेकुम।